गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन नॉलेज इन चैनल। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज हम स्टैंडर्ड 10 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो सोर्स का मीनिंग समझते हो कि जहाँ से कोई भी चीज़ ऑब्टेन किया जाता है, और एनर्जी का मीनिंग समझते हो कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का बहुत सारे टाइप होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसमें हम एनर्जी को दो क्राइटेरिया में डिवाइड किए हैं। एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, या इसी को एक्सहॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ और नॉन रिन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल या इनएक्सहॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब रिन्यू मीन्स रिन्यू, यानी बार बार उसका रिन्यू कर देना, यानी बार बार एक सामान को यूज कर रहे हैं तो बार बार उसको न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन करके और बार बार अगर यूज करेंगे तो उसको रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी क्या होता है कि एक बार सोलर एनर्जी बैटरी में कंजर्व किए, बैटरी से हम अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन किए, फिर जब बैटरी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो जाएगा तो फिर सन से उसमें क्या आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसी तरह हाइड्रो एनर्जी है कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, उसका यूज किए, फिर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसको हम रिन्यूएबल बोलते हैं। और जैसे कोल है, तो कोल का हम यूज कर लिए, तो जितने अमाउंट में हम कोल का यूज करते हैं तो कोल का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन कोल के फॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत अधिक समय लग जाता है। तो उसको किस में लेके आ जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल में लेके जाते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, यानी जिसका फॉर्मेशन तुम्हारा क्या हो, बहुत अधिक समय में हो, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस, यानी जो जल्दी से क्विकली रिप्लेसमेंट, जल्दी से जल्दी उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आएगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल हो गया। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल या इनएब्सॉल्यूटेबल, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएब्सॉल्यूटेबल आर कॉल्ड, यानी जिसका प्रोड्यूस क्या हो, कंटिन्यूअसली हो, यानी जो हमारे नेचर में कंटिन्यू उसका फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम रिन्यूएबल कहते हैं। जैसे वुड है, तो वुड तुम्हारा क्या है, प्लांट से आता है, तो एक बार वुड का यूज कर लिए, फिर प्लांट से वुड लाएंगे, फिर यूज कर लिए, फिर प्लांट से लाएंगे, तो वुड भी क्या है, रिन्यूएबल है। उसी तरह हाइड्रो एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, बायोमास एनर्जी हुआ और हाइड्रो एनर्जी हुआ, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब किस में आ जाता है, रिन्यूएबल में आ जाता है। यहाँ पे पूछता है कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वाई, यानी सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है। तो जानते हो कि जो यहाँ पे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब कहाँ से आता है, वुड, ये मतलब ट्री से आता है, ट्री या स्मॉल प्लांट से आता है। ट्री और स्मॉल प्लांट किसके प्रेजेंस में लिविंग है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट से वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद वो लिविंग रह रहे हैं। अगर सन नहीं रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट और एनिमल, प्लांट भी नहीं रहता है, एनिमल भी नहीं सर्वाइव करता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जितने भी सोर्स ऑफ फ्यूल है वो सब तुम्हारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सन जो होता है वो क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। अब आता है यहाँ पे कि कोई भी सोर्स है वो गुड सोर्स भी हो सकता है या बैड सोर्स भी हो सकता है एनर्जी का। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोल है, तो कोल को जलाएंगे तो क्या होता है, अधिक अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस होता है। उसी तरह मान लो वुड है, वुड को जलाएंगे तो क्या होता है कि उसमें अधिक अमाउंट में स्मोक प्लस आस्क, यानी राख और धुआं अधिक अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो और लेकिन यहाँ पे एलपीजी है चाहे सीएनजी है, तो उसमें क्या होता है, कम अमाउंट में तुम्हारा उसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है और उसे एनर्जी भी क्या होता है, अधिक मिलता है। तो उस कंडीशन में गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो पहले क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास,
इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको कम अमाउंट में अगर जला रहे हैं तो उससे क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक एनर्जी ऑब्टेन होना चाहिए। जैसे 1 kg वुड लो, 1 kg CNG लो, तो CNG से क्या होगा, अधिक एनर्जी आएगा। वुड से क्या होगा, कम होगा। तो CNG या LPG तुम्हारा क्या आ जाएगा, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। वुड वुड हुआ, कोल हुआ, ये सब तुम्हारा क्या आ जाएगा, बैड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। उसी तरह चीप एंड इजिली अवेलेबल, यानी जो क्या कम खर्च में हो और आसानी से हमारी इन्वायरमेंट में पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, डज नॉट कॉज पोल्यूशन। जैसे यहाँ पे LPG है, CNG है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, तो इससे क्या होता है, कम पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट पे इसका इफेक्ट कम होता है। लेकिन जैसे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, इसको जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैस रिलीज होता है, तो उससे क्या हो जाता है, अधिक पॉल्यूशन होता है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का तुम्हारे ये 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी चारों प्रॉपर्टी अगर किसी फ्यूल में पाया जा रहा है तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर नहीं पाया जा रहा है तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के ग्रुप में नहीं आएगा। उसके बाद आता है फ्यूल। तो फ्यूल क्या होता है कि कोई भी मटेरियल है, अगर उसको जलाने के बाद अगर उससे एनर्जी रिलीज होते हैं, यानी हीट एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। यानी ये मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी नोन एज फ्यूल। जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, LPG हो गया, केरोसिन हो गया, ETC हो गया। अब यहाँ पे इससे 2 टर्म रिलेटेड होते हैं, एक होता है कैलोरीफिक वैल्यू और एक होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है कि जैसे वुड हम जलाते हैं, तो जैसे ही मैच बॉक्स यानी माचिस जला के वुड के पास लाएंगे तो वैसे ही वुड जलना स्टार्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कुछ समय लगता है, उस समय तक वो वुड क्या होता है, हीट होता है, उसके बाद में जलना स्टार्ट होता है। तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट विच रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बर्न एनीथिंग, यानी किसी को चीज को जलाने में जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। और 1 ग्राम अगर कोई मटेरियल है उसको कंप्लीटली जलाने के बाद जितना एनर्जी आता है हमको, जितना हीट एनर्जी ऑब्टेन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो ये क्या होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 ग्राम कंप्लीटली फ्यूल कंप्लीटली इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। और इसका यूनिट क्या होता है, तो किलो जूल पर ग्राम, यानी इसका यूनिट कि किलो जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एट व्हिच एनी फ्यूल स्टार्ट टू बर्निंग इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे फ्यूल जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। आइडियल किसको कहेंगे, तो तुम्हारे लिए कौन बेनिफिट होगा, जिसको मैच बॉक्स चले जाने पे जल्दी जलना स्टार्ट होगा वो ना बेनिफिट होगा, और कम अमाउंट में अधिक हीट प्रोड्यूस करे। तो इसीलिए ये आइडियल फ्यूल क्या होगा, तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो और कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, चाहे इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, चाहे नॉन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएगा, स्मोक एंड डस्ट प्रोड्यूस लेस हो जाएगा। और नॉन आइडियल में कौन आ जाएगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर अधिक हो, कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, लो हो, और स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट क्या हो, नॉट इजिली हो, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं हो, और स्मोक एंड डस्ट प्रोड्यूस लेस हो, यानी यहाँ पे मोर हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आइडियल और नॉन आइडियल फ्यूल के केस में। अब यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है सभी फ्यूल का क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे वुड हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। तो उस कंडीशन में कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पे हम उसका यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का होता है, तो इसीलिए जो यहाँ पे एरोप्लेन होता है उसको चलाने में क्या होता है, अधिक एनर्जी हमको चाहिए, या रॉकेट हुआ उसको चलाने में क्या होगा, अधिक एनर्जी चाहिए, तो उसमें हम कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ट्रेन है, बस है, ये सब को चलाने के लिए क्या चाहिए, नहीं अधिक एनर्जी चाहिए और नहीं कम एनर्जी चाहिए, मीडियम में चाहिए। तो उसका क्या होता है, डीजल और पेट्रोल के पास होता है, इसलिए उसमें यूज करते हैं। और जो हमारा डोमेस्टिक यूज होता है उसके लिए कम एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हम LPG CNG ये सब का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पे
हम इसका यूज भी करते हैं। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होगा वो उसको कहाँ पे यूज करेंगे, तो जहाँ पे कम अमाउंट में अधिक एनर्जी चाहिए वहाँ पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल यूज करेंगे, और जहाँ पे कम 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 वर्क करना है वहाँ पे लेस कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम जाने कि यहाँ पे जो एनर्जी होता है दो पार्ट में डिवाइड, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है और उसके बाद फ्यूल क्या होता है। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें मेनली चार के बारे में स्टडी करना है हमको, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल। तो अब नेक्स्ट आगे जो है हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, कोल के बारे में। अब आगे है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में इसका है फॉसिल फ्यूल के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो ए नेचुरल फ्यूल डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। यानी जैसे अर्थक्वेक या सुनामी आता है तो उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे प्लांट और एनिमल है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और अर्थ के नीचे चला जाता है। अब अर्थ के इन साइड में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्रेशर भी क्या होता है, हाई हो जाता है। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होके और उसके बाद क्या होता है, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे और कोल के बारे में स्टडी करेंगे। तो कोल क्या होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। यानी कोल क्या होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मोर अमाउंट में रहता है, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर तुम्हारा क्या होता है, लेस अमाउंट में रहता है। और उसके बाद आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कोल को क्या करते हैं, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। तब यहाँ पे कहोगे कि ऑक्सीजन का ऑब्सेंस में हम किसी चीज को कैसे हीट करेंगे। तो जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है, उस आयरन को अगर वो हीट हो गया, अगर उस इलेक्ट्रिक आयरन से अगर हम दूसरे को यानी वाटर को अगर हीट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन के हेल्प से कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में कोल को जो अगर स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तो तुम्हारा कोक का फॉर्मेशन होता है, और कोक के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। तो जो कोक होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होता है, यानी कोक में जो होता है 98% कार्बन प्रेजेंट होता है। तो जब कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल में जितना वोलेटाइल इम्प्योरिटी रिमूव रहता है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और उसके बाद प्योर फॉर्म यानी कोक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन अधिक है तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होगा, अधिक होगा। जैसे हीट तुम्हारा क्या होगा, अधिक प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ये जो होगा कम स्मोक प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक किसमें चला जाएगा, इन्वायरमेंटल फ्यूल में चला जाएगा। उसके बाद जूनियर क्लास में जानते हैं वीडियो कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सुनामी या भूकंप या सुनामी या अर्थक्वेक के केस में जो बिग प्लांट होते हैं अर्थ के नीचे जाते हैं, अर्थ के इनसाइड में तुम्हारा क्या होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण वो जो प्लांट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन करता है। कोल का तुम्हारा 4 टाइप होता है, एक पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट होता है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, यानी जो एंथ्रासाइट होता है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, अधिक होता है, और सबसे कम किसमें होता है, पीट में होता है। तो याद रखना है कोल का 4 वैरायटी होता है, एक होता है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल और पीट जो होता है लो क्वालिटी ऑफ कोल होता है। अब यहाँ पे आगे है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, इट इज अ डार्क कलर विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग क्रूड ऑयल that contains several solid, liquid and gaseous हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से मिला है, एक हाइड्रो और एक कार्बन। तो वह कंपाउंड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको
हम कार्बोनाइजिंग कंपाउंड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो हायर हाइड्रोकार्बन होता है यानी जिसमें कार्बन अधिक रहता है वो सॉलिड में होता है, जिसमें कार्बन मीडियम में रहता है वो लिक्विड में रहता है, और जिसमें कार्बन कार्बन कम रहेगा वो तुम्हारा क्या होता है, गैसेस में होता है। तो जो पेट्रोलियम होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल का फॉर्मेशन हुआ है, उसी तरह पेट्रोलियम में भी बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, जैसे डीजल हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, उसी तरह कोलतार हुआ, ग्रीज हुआ। तो इस सबको सेपरेट करने के लिए यानी अलग करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपनाते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी पेट्रोलियम को हम ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। तो इसमें सबका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अलग अलग होता है। तो जैसे ही उसको हम हीट सप्लाई कराएंगे वैसे सबका क्या होता है, अलग अलग लेयर बन जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए सबको हम अलग कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है कि जो पेट्रोलियम का वेरियस प्रोडक्ट है वो वेरियस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो वेरियस प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और कोल को प्यूरिफिकेशन करने के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे पेट्रोलियम गैस है। तो पेट्रोलियम गैस क्या होता है कि इसमें सबसे अधिक अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। तो आगे कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला C4H10 होता है, और कम अमाउंट में कौन होता है, प्रोपेन होता है, यानी C3H8, और इथेन क्या होता है, C2H6। तो ये याद रखना कि पेट्रोलियम गैस किसका कॉम्बिनेशन होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन एंड इथेन का, जिसमें सबसे अधिक कौन सा होता है, ब्यूटेन, और कम अमाउंट में कौन होता है, प्रोपेन और इथेन होता है। तो जानते हो कि गैस को हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज करते हैं। तो जब पेट्रोलियम गैस को हम हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर करते हैं तो लिक्विड कंडीशन में चेंज हो जाता है, और उस लिक्विड कंडीशन को हम क्या करते हैं, LPG कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, और इसी LPG का यूज हम डोमेस्टिक के कंडीशन में करते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि फॉर प्रीकॉशन, जैसे यहाँ पे गैस का क्या होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। इन ऑक्सीजन में ये नहीं है कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, यानी उसको स्मेल के आधार पे हम नहीं बता सकते, यानी गैस के पास कोई स्मेल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर LPG लीक करता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्मेल आता है ना। तो प्रिकॉशन के तहत हम उसमें हम क्या करते हैं, एक सबस्टेंस को ऐड करते हैं। वो सबस्टेंस कौन सा होता है, इथाइल मरकैप्टन होता है। इसका यूज कैसे करते हैं, तो लीकेज इन LPG, यानी अगर LPG में लीकेज है तो उसको पता करने के लिए करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5SH, यानी इसका नाम हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसल्फाइड होता है, इथाइल आइसोसल्फाइड, और किसका फॉर्मूला होता है, यानी किसका कंपाउंड होता है, सल्फर का। तो याद रखना है कि LPG में लीकेज को पता करने के लिए कौन सा सबस्टेंस ऐड करते हैं, तो इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला क्या होता है, तो C2H5OSH, और किसका कंपाउंड होता है, यानी किस एलिमेंट के हेल्प से इसका फॉर्मेशन होता है, तो तुम्हारा क्या होता है, सल्फर से इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद तो नेक्स्ट है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। यानी नेचुरल गैस में क्या होता है कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन होता है। मीथेन लार्ज अमाउंट में रहता है और इथेन और प्रोपेन क्या होता है, कम अमाउंट में रहता है। उसके बाद जैसे LPG का फॉर्मेशन हो रहा था उसी तरह यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये जो नेचुरल गैस है वो लिक्विड कंडीशन में चेंज होता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, CNG का, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसी का यूज आजकल हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल को चलाने में करते हैं।
क्योंकि इससे जो एयर पोल्यूशन है वो तुम्हारा क्या है, बहुत कम है। उसके बाद आता है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल का रिलेशन जानते करते हो किससे है, हीट से। तो हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पे, प्रोड्यूस कराने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, टैंक लेते हैं जिसमें वाटर रखते हैं और इस वाटर को नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब ये वाटर हीट होगा तो ये स्टीम में चेंज होगा। ये स्टीम को एक थिन पाइप से हम कहाँ पे फ्लो कराएंगे, टरबाइन पे। थिन पाइप से क्यों कराएंगे, प्रेशर क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अब यहाँ पे प्रेशर अधिक होने के कारण टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, और टरबाइन के कारण जनरेटर रोटेट होगा। और जनरेटर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि जानते हो, ये मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। यहाँ से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा और ये करंट हमारे घर तक पहुंच पाता है। तो इसलिए ये क्या होगा, थर्मल पावर प्लांट, यानी ये प्लांट वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी नोन एज थर्मल पावर प्लांट। यानी वह प्लांट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हीट के प्रेजेंस से, यानी हीट के कारण हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो ये जो हम फोसिल फ्यूल के बारे में पढ़े सब, अब इसके कारण क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। कि जैसे यहाँ पे पोल्यूशन कॉज बाय फोसिल फ्यूल, तो बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल, यानी फोसिल फ्यूल को जब बर्न कराते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब मेनली, तो उससे क्या होगा कि SO2 NO2 गैस रिलीज होता है। और इसका जो, ये तो जानते हो कि सल्फर है, ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। और ये जब H2 यानी वाटर से रिएक्ट करता है तो H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, यानी H2O प्लस SO2, तो क्या होगा, H2SO4। और जब यहाँ पे NO2 प्लस H2O, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। यही अर्थ पे तुम्हारा क्या होता है, रेन के रूप में रहता है। तो इसी की एक किसका कॉज होगा, एसिड रेन का। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एनिमल, और अगर एनिमल के बॉडी पे पड़ेगा तो उसके स्किन में प्रॉब्लम आएगा। मार्बल पे पड़ेगा तो क्या होगा, मार्बल का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक भी हो जाएगा। इसी एसिड रेन को हम क्या कहते हैं, कैंसर ऑफ स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोन क्या का जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एसिड रेन को हम क्या कहते हैं, कैंसर ऑफ स्टोन भी कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे तुम्हारा क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इट प्रोड्यूस स्मोक आफ्टर बर्निंग, यानी इसको जलाने के बाद क्या होता है, बहुत अमाउंट में धुआं और राख प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन का रीजन हो जाता है। अब इस पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, तो आजकल कोई भी व्हीकल है उसके जो साइलेंसर होता है उसमें क्या लगा रहता है, कैटालिटिक कन्वर्टर लगा रहता है। एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि अगर किसी फोसिल फ्यूल को ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में जलाएंगे, यानी कम अमाउंट में ऑक्सीजन रहेगा, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और अधिक अमाउंट में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एक कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है कि CO2 में चेंज कर देता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एसिड रेन था उसको नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फर में चेंज कर देता है। और ये तीनों जो होता है इसका जो एनवायरमेंट पे जो इफेक्ट है वो तुम्हारा क्या होता है, बहुत कम होता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस वीडियो को देख के तुम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक बार बुक से सेल्फ स्टडी करना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप में सेंड कर देना। थैंक यू।